अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है आप लोगों के साथ, नस्ट एनईटी 2 के टेस्ट में जो एमसीक्यूज आए हैं वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो का पार्ट 1 करवा चुका हूं। आज इसका ये पार्ट 2 है, जिसके अंदर नस्ट एनईटी 2 के अंदर डियर स्टूडेंट जो अभी रिसेंटली क्वेश्चंस आए हैं, जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते रहे हैं, वो सारे मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो वो इसी वीडियो में एंड स्क्रीन लगा दूंगा, उसको भी लाजमी देखिए। इसके साथ डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि एनईटी 3 और 4 प्रिपरेशन के लिए हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट हुआ है। और इसमें इनरोलमेंट की डेडलाइन डियर स्टूडेंट 15 फेब है। यानी कि आज मैं ये वीडियो 12 फरवरी को बना रहा हूँ, तो 15 फरवरी से पहले पहले आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें आप लोगों को नस्ट एनईटी 3 और 4 की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। बैच में कैसे इन होना डियर स्टूडेंट, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304 0 666 000। इस पे व्हाट्सअप करके आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। लाजमी तौर पे डियर स्टूडेंट इसको ज्वाइन कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों की कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। इसके साथ डियर स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक पिन है, जिसके थ्रू आप लोगों को तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो अब हम डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर अब आप देखें ना कि हमें फंक्शन क्या गिवन है, आर एक्स स्क्वायर, ये हमें फंक्शन गिवन है। और फंक्शन को डियर स्टूडेंट्स हम y भी कह सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो y है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डियर स्टूडेंट, जो हमने अगर अब आप देखें ना, इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, g का इन्वर्स, g इन्वर्स, और उसमें फिर w पुट करना है। तो अब ये y तो इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डियर स्टूडेंट, जो इन्वर्स निकालने का तरीका होता है उसमें हम y और x की जो जगह होती है ना उसको रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ से अब अगर आप डियर स्टूडेंट देखेंगे ना, तो x जो है वो y की जगह पे आ जाएगा, और जो y है हमारे पास वो x की जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, ये वाला y हमने फाइंड आउट करना है। ये जो y है अब ये इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला y अगर मैं बताऊं ना, तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही आप लोगों ने y कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अब अगर अब आप देखेंगे ना डियर स्टूडेंट, तो ये वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एक्स ओवर आर। ठीक हो गया। और यहाँ से अब अगर आप y की वैल्यू निकालते हैं ना, तो ये y हमारे पास आ जाएगा एक्स ओवर आर अंडर रूट। ये अब आपके पास इनवर्स फंक्शन आ गया। तो इनवर्स फंक्शन में अब हमने w भी निकालना था, w पुट करना था। तो जहां पे भी डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखेंगे ना, तो आपके पास जो x आ रहा है, क्योंकि जी इनवर्स x होता है, तो x की जगह पे आप लोगों ने क्या पुट कर देना है, w। तो यहां से जब मैं इसकी जगह पे w पुट करूंगा, तो ये w ओवर r अंडर रूट बनेगा। अब ये डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि ये w ओवर r अंडर रूट, अब ये जो बेसिकली y है ये इनवर्स फंक्शन है, और इसको मैं कह सकता हूँ ये g इनवर्स w है, क्योंकि मैंने x की जगह पे w पुट कर दिया है। और मेरे पास ये क्या आ जाएगा, W ओवर आर। ठीक है डियर स्टूडेंट, और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो W ओवर आर अंडर रूट हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है, तो सी इसका राइट आंसर है। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अब हमें वो क्या कह रहा है कि आप लोगों ने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये भी आप क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक के थ्रू बताऊंगा। ये जितने भी क्वेश्चंस है ये डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक्स के थ्रू करवाऊंगा इंशाल्लाह। एक्स कॉज एक्स, इसकी हम लोगों ने क्या कम करनी है डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन करनी है। अब एक तो तरीका ये है कि आप इस पे बाई पार्ट्स लगाएं, और उस पे आप लोगों का काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो मैं आप लोगों को अब बताता हूँ डियर स्टूडेंट इसका ट्रिक। अगर हमारे पास जो लिमिट है वो एडिटिव इनवर्स हो, यानी जैसे माइनस ए है तो ऊपर ए हो, जिस तरह इधर माइनस पाई है पाए, और अंदर हमारे पास ऑड फंक्शन हो और उसकी हमने इंटीग्रेशन करनी हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऑड फंक्शन हो तो इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगी। अब मेरे बेटे ये वाला जो आपको फंक्शन गिवन है ना, मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ कि ये ऑड फंक्शन है। ये एक्स कॉज एक्स जो है ना, ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन अब ये कैसे है डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि जब मैं एक्स को रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स से, तो इधर माइनस एक्स आएगा और इधर कॉज इंटू माइनस एक्स आएगा। अब कॉज माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये माइनस एक्स कॉज एक्स आ गया। ठीक है। तो यहाँ से अब अगर अब आप देखते हैं ना, तो मैंने जब एक्स के अंदर माइनस एक्स पुट किया, तो ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो यहाँ से अब हमें पता चल गया कि ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का मेरा बेटा मैंने आपको बताया कि जब भी ऑड फंक्शन में इस तरह का बनाओ कि माइनस पाई से पाई, यानी लिमिट्स जो है वो एडिटिव इनवर्स और अंदर ऑड फंक्शन हो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका आंसर क्या हो जाता है, जीरो। तो आपको बस ये पता होना चाहिए लिमिट्स एडिटिव इनवर्स है और अंदर ऑड फंक्शन पड़ा है, तो उसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह की बेटा आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए, तभी आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकेंगे।
अब मेरे बेटे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अब अगर आप देखते हैं ना, तो रूट के अंदर हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 3x+2 आ रहा है। तो हमने अब इसकी निकालनी है डोमेन। तो रूट के अंदर जब भी मेरा बेटा कोई चीज़ लिखी होगी ना, तो वो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। रूट के अंदर हमारे पास एक्स की कोई भी हम वैल्यू नहीं पुट कर सकते कि जो नेगेटिव हो। उसके बाद अब आपने देखना है कि ये, मैं आपको ना इसका बड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ। इस तरह अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना बेटा, तो इसका जो ग्राफ हमारे पास होता है, या उसकी ओपनिंग अपवर्ड होती है, पैराबोलिक शेप का इसका ग्राफ होता है, या डाउनवर्ड होती है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कब अपवर्ड होगा, कब डाउनवर्ड होगा, अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने देखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसकी ओपनिंग अपवर्ड होगी, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड होनी थी। तो यहाँ तक अब मेरा बेटा मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका ग्राफ की ओपनिंग अपवर्ड है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 है, इसके रूट्स निकाल लेने हैं। ठीक है, तो इसके जब मैं रूट्स निकालूंगा तो वो आप लोगों के पास डियर स्टूडेंट -2 और 1 आएंगे। ठीक है, -2 और -1 हमारे इसके पास रूट्स आएंगे। वो आप इधर देख भी सकते हैं, ऑप्शन भी गिवन है -2 -1, इसमें बैक सॉल्व करके भी आपको पता चल जाएगा कि इसके रूट्स -2 और -1 है। अब मेरा बेटा, मैं अगर इसका ग्राफ बनाता हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, जिसके रूट्स आपके पास -2 और -1 है, तो ये सारी चीज़ें मेरे बेटा अंडरस्टैंडिंग वाली हैं, समझने वाली हैं, तभी जाके आपको इनका पता चलेगा। यहाँ पे अब कहीं पे मेरे पास -2 आएगा, लेट्स सपोज, और यहाँ पे मेरे पास कहीं पे -1 आएगा। तो जब मैं मेरे बेटे इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो अब जाहिर है ये इसके जो रूट्स हैं वो -2 और -1 है, तो ये इसमें से पास करेगा। ठीक है, और इस तरह से कुछ इसका ग्राफ आएगा, ये जो अभी मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ किया। अब ये इधर को अगर अब आप देखें ना, -2 की लेफ्ट साइड से, तो ये ग्राफ जो है ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और -1 से राइट साइड पे भी ये ग्राफ जा रहा है। तो यहाँ से भी अब आपको पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ है डियर, इधर को हमारे पास ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें अब आपको पता होनी चाहिए। अब मेरा बेटा, अगर आप इसकी चेक करते हैं डोमेन, तो अब डोमेन के अंदर डियर स्टूडेंट्स अगर अब आप देखेंगे ना, तो इसमें अब जो हमारे पास इंटरवल्स बन रहे हैं, -1 से ये इन्फिनिटी को एक अप्रोच कर रहा है। ठीक है, यहाँ से अब अगर आप इस क्वेश्चन को मैं देखें, तो ये -1 से इधर ये ग्राफ किधर को जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। और दूसरा ये ग्राफ किधर जा रहा है, ये -1 से प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन लिखता हूँ, इसका ये एक तो माइनस इन्फिनिटी से -1 से माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, -1 से किधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी को, और यूनियन में इसका लेता हूँ दूसरा ये ग्राफ किधर जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, -1 से लेके प्लस इन्फिनिटी को ये अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास ये इसके इंटरवल बन रहे हैं जिनके अंदर ये पॉजिटिव आ रहा है। अब आप देखें ना, -1 से ये -1 है ना, -1 से ऑनवर्ड प्लस इन्फिनिटी की तरफ ये सारा ग्राफ पॉजिटिव है। इसी तरह -2 से लेके ऑनवर्ड माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी ये एक्स एक्सिस से अबव है। ठीक है, -2 से -1 इधर ये नीचे को आ रहा है। ठीक है, तो -2 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी ग्राफ पॉजिटिव है, और -1 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी जाते हुए ये सारा ग्राफ हमारे पास पॉजिटिव है। तो यही हमने चेक करना था कि ये किस इंटरवल के अंदर डियर स्टूडेंट इसकी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं। तो वो -2 से माइनस इन्फिनिटी, और -1 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ी सी मैं आपको करेक्शन करवा देता हूँ कि ये जो मैंने लिखा था ना, ये वाला ये -2 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ था। तो यहाँ से मैं आप लोगों की ये करेक्शन करवा देता हूँ। आई होप ये आप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। मैंने ना अब ये इंटरवल देखना था कि ये जो ग्राफ है ये किस इंटरवल में पॉजिटिव है। अब ये ग्राफ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था ना, तो जिस इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा उसमें रूट के नीचे ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तो हमने पहले चेक किया इसका ग्राफ, सिंपल आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेनी है। अब उधर से हमें पता चल गया कि इसकी ओपनिंग अपवर्ड है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। फिर आप लोगों ने इसके रूट्स देख लिए, वो -2 और -1 है। तो -2 और -1 में से इस तरह से इस ग्राफ की शेप होगी। अब -2 से इन्फिनिटी, इधर भी ये अगर आप देखें तो ये ग्राफ पॉजिटिव है, और -1 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए भी ये ग्राफ पॉजिटिव है। तो -2 से माइनस इन्फिनिटी और -1 से प्लस इन्फिनिटी के इंटरवल के दरमियान ये जो ग्राफ है इसकी पॉजिटिव इंटरवल आ रहे हैं। ठीक है, तो यही इसकी डोमेन है। हमने एक्स की वही वैल्यूज पुट करनी है जिसके अंदर ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव रहे, तो वो उसका हमने इंटरवल बता दिया। आई होप ये वाला क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह मेरे बेटा हमने इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। अब अगले क्वेश्चन में वो हमें क्या कहता है कि इफ ई की पावर एक्स इज रेज टू सम कांस्टेंट पावर, यानी ये ई की पावर एक्स है ना, अगर इसके ऊपर कोई सम कांस्टेंट हो, फॉर एग्जांपल मैं 5 कह देता हूँ, तो वो भी क्या बन जाएगा, ई की पावर 5x। तो वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल रिजल्ट। मेरे बेटा पहली बात तो याद रखिए कि ये जो फेमस फंक्शन है ना, आपको इनके ग्राफ पता होने चाहिए।
अब ए की पावर एक्स का अगर आप लोगों को ग्राफ पता हो तो ए की पावर एक्स का मेरा बेटा इस तरह से कुछ ग्राफ आता है, ये एक्स एक्सिस को भी कट नहीं करता, तो इस तरह से इसका ग्राफ होता है और ये पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और ये पॉजिटिव होता है ए की पावर एक्स का ये ग्राफ। अगर ये ए की पावर एक्स का ग्राफ है तो डेफिनेटली ए की पावर एक्स का भी ये ग्राफ, ए की पावर 5x हो, ए की पावर 10x हो, जो भी हो ए की पावर, उसका भी यही ग्राफ होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और अबव एक्स एक्सिस होगा। तो यहां से अब मेरा बेटा अगर अब आप देखते हैं ना, तो वो कहता है इफ ए की पावर एक्स इज रेज टू सम कांस्टेंट पावर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल रिजल्ट, पॉजिटिव रियल नंबर। तो अब इसमें देखें ना, ए की पावर एक्स में ये सारे पॉजिटिव रियल नंबर ही आ रहे हैं, कोई भी ए की पावर एक्स नेगेटिव मैंने बिलो वाई बिलो एक्स एक्सिस नहीं, फिर ये नेगेटिव होना है। तो क्या इसमें नेगेटिव रियल नंबर आपको मिल रहे हैं? नो, ये पॉसिबल नहीं है रिजल्ट, क्योंकि आप देखें ना इसका ग्राफ ही आपको बता रहा है कि इसमें सारे पॉजिटिव रियल नंबर है। जीरो भी नहीं हमारे पास आ रहा है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही, जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करती वहां पे वाई जीरो होना था, मतलब ए की पावर जीरो होनी थी। तो ये टू और थ्री वाले रिजल्ट पॉसिबल नहीं, सिर्फ ओनली वन जो है ना हमारे पास, ठीक है, वो रिजल्ट पॉसिबल है। तो उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल रिजल्ट फॉर ओनली टू एंड थ्री, तो ये ओनली टू एंड थ्री जो हमारे पास है ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं, कि या ना तो इसमें नेगेटिव रियल नंबर आएंगे और ना इसमें जीरो आएगा। जीरो क्यों नहीं आएगा? ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा, पॉजिटिव रियल नंबर ये आ रहे हैं क्योंकि एक्स एक्सिस से अबव है। तो इस तरह से मेरे बेटा हमने इसको डील करना है। अब आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी अब अगर अब आप देखते हैं ना, ये भी अब NET2 के अंदर आया हुआ था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन e की पावर x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगेन मेरा बेटा अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरह इंक्रीजिंग फंक्शन है। e की पावर x का भी मैंने आपको ग्राफ बनाया था कि ये जो फेमस फंक्शन है इनके आप लोगों को ग्राफ पता होना चाहिए 1.5 एक्सरसाइज में। तो इस तरह से इसका मेरा बेटा ग्राफ आता है, ठीक है। तो अब इसको आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है सारा, फॉर वट वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन e की पावर x इज इंक्रीजिंग। तो हमारे पास ये तमाम रियल वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यूज चाहे राइट साइड पे पॉजिटिव आए, एक्स की वैल्यूज लेफ्ट साइड पे नेगेटिव आ रही हैं, ग्राफ आपका इंक्रीजिंग ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये अबव एक्स एक्सिस है, तो फॉर ऑल वैल्यूज रियल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हमारे पास ये जो है ये इंक्रीजिंग है। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अब इसको भी अगर आप क्या काम करते हैं, सबसे पहले आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट बताया हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपने कैसे डील करना है। नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले। नोमिनेटर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और -9 का हो जाएगा जीरो। डिनोमिनेटर में अगर आप देखते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 2x और -3x का हो जाएगा -3। अब इसमें लिमिट पुट करके आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है। तो वो कैसे आ जाएगा, एक्स की जगह पे आप लोग 3 पुट कर दे तो ऊपर 2 × 3 हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा 2 × 3 -3। तो ये मेरे बेटा अब हमारे पास क्या बन जाएगा, 6/6 -3। तो ये आपके पास बन जाएगा 6/3। तो फाइनल इसका आंसर कितना बन जाएगा, 2। फाइनल इसका हमारे पास कितना आंसर बन जाएगा, 2। तो इस तरह से आप लोगों ने नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले लेना है, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले लेना है। अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारे पास आंसर डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, जीरो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आप बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा, अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। जैसे 1+ मैं अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करूँ तो 1+cos π/π - π हो जाएगा, ठीक है। एक्स की जगह पे पाई पुट करेंगे तो अगेन देखें cos π -1 होता है, 0/0 फॉर्म बन गई। तो आप लोगों ने वही ट्रिक लगाना है जो मैंने अभी आपको बताया था, नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लें, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लें। अब वो आप लोग कैसे लेंगे मेरा बेटा, वो अगर अब आप देखते हैं तो 1 का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा और कॉज पाए का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin पाए, और पाए कांस्टेंट उसका फर्दर जीरो हो जाएगा। और एक्स और यहाँ पे अब आप देखें ना, पाए तो कांस्टेंट है इसका जीरो हो जाएगा और -x का कितना हो जाएगा, -1। तो ये मेरा बेटा अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, अब इसके अंदर आप लोग लिमिट पुट कर लीजिए। तो ये सारी कैलकुलेशंस को ये अब हमारे पास आ जाएगा माइनस। तो यहाँ से अब मैं जो इसका डेरिवेटिव बेसिकली अभी मैंने यहाँ पे हमारे पास कॉज एक्स था ना, तो जब उसका हमने डेरिवेटिव लिया तो वो -sin x है। अब आप इसमें लिमिट पुट कर लीजिए तो ये बन जाएगा -sin π/-1, माइनस माइनस से कट जाएगा और साइन पाई डियर स्टूडेंट जो हमारे पास है वो क्या होता है, जीरो। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। इस तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस को डील करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ से अब डियर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है कि 6 men कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days। जो 6 बंदे हैं वो 10 दिनों में काम करते हैं। हाउ मेनी डेज विल इट टेक 15 men टू कंप्लीट द सेम टास्क। तो बंदे अगर बढ़ा दें, 12 बंदे करवा दें, तो फिर हमारे पास सेम टास्क कितने दिनों में होगा, इफ़ दे वर्क एट द सेम रेट। तो दो चीज़ें हैं जी इसमें आप लोगों के पास, एक मैन है और दूसरे डेज हैं। अब पहली कंडीशन में वो कह रहा है कि अगर 6 men हैं
तो वो कितने दिनों में काम करते हैं? 10 डेज में, ठीक है। 6 बंदे कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 डेज में। उसके बाद वो कहता है अगर हमारे पास 15 मैन हो जाएं तो फिर कितने डेज लगेंगे, उसको मैं एक्स कह लेता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों ने इस तरह बेटा करना होता। अब आप इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 60 बन जाएगा, इक्वल टू 15 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 15 है। एक्स अब आपने निकालना है तो ये हो जाएगा 60/15, तो हमारे पास आ जाएगा जी 4। तो अगर 15 बंदे होंगे तो वो 4 दिनों में ये काम कर लेंगे। आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने कैसे डील करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग NET 2, NET 3 और 4 की तैयारी करना चाहते हैं, NET 1 2 आपका अच्छा नहीं हुआ, तो लाजमी तौर पे हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। 15 फेब इसमें इनरोलमेंट की डेडलाइन है, तो लाजमी इसको ज्वाइन कर लीजिए, इंशाल्लाह आपकी फुल तैयारी हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी मैं अब आपको बताता हूँ, ट्रिक के थ्रू करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह ये आपसे जल्दी हो जाएंगे। इसके लिए अब आप लोगों ने दो रिजल्ट्स याद रखने। एक तो याद रखें, मैं 1 - आयोटा की पावर 4 को लिख सकता हूँ, 1 - आयोटा का स्केयर, और ऊपर इसके क्या आ जाएगा? स्केयर, ठीक है। यहाँ से मैं दो रिजल्ट्स आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट्स के थ्रू ही हमने क्वेश्चंस को करना होता है, जो कि आपको पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किए जाते हैं। 1 - आयोटा अगर होल स्केयर होगा मेरे बेटा, तो ये किसके इक्वल होता है? याद रखिए, ये -2 आयोटा के इक्वल होता है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसी तरह 1 + आयोटा होल स्केयर मेरा बेटा जो होता है ना, ये इक्वल होता है +2 आयोटा के। तो ये दो रिजल्ट बस याद रखिए। अब 1 - आयोटा होल स्केयर है तो ये किसके इक्वल है? -2 आयोटा के। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? -2, और ऊपर क्या है? स्केयर। तो यहाँ से अब आप देख लीजिए, -2 का स्केयर 4 हो जाएगा, और आयोटा स्केयर हमें पता है कि -1 होता है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो -4 आएगा, जो कि आपके पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर है। तो आपकी अप्रोच बड़ी मैटर करती है कि आप किस टेक्निक से, किस तरह से क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, डी मोविस थ्योरम में से ये क्वेश्चन है। तो इसको भी अब अगर हमने करना है तो 15 को हमें पता है अंदर एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं डी मोविस थ्योरम आपको यहाँ पर लिख कर देता हूँ ना, तो ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगर मेरे बेटा इनकी पावर ऊपर n हो तो वो जो पावर है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब कैसे हो जाएगा? cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो विदाउट कैलकुलेटर हमने ऐसे क्वेश्चंस को डील करना होता है। तो यहाँ से आप डियर स्टूडेंट्स आप चेक कर लीजिए, ये मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? cos 36 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या गिवन है? आयोटा साइन 36 डिग्री। ये साइन भी हमारे पास क्या है? 36 डिग्री, और ऊपर इसकी पावर कितनी है? 15। अब मेरे बेटे इस 15 को अंदर मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। 15 को अंदर क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा cos × 15 × 36 डिग्री। आगे आ जाएगा प्लस आयोटा साइन भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 15 × 36 डिग्री, ठीक है। अब 15 को जब आप 36 से डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 540 आएगा। तो यहाँ से मैं आप लोगों के इधर दोबारा से ज़रा मैं लिखता हूँ, ताकि ये ठीक हो जाए, ठीक है। आपको ज़रा, तो यहां से अब आप देखोगे ना, तो मैं जब कॉस को 15 को 36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 540 डिग्री आएगा, प्लस आयोटा इसी तरह ये भी कितना आ जाएगा? साइन 540 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट, इनको ना आप लोगों ने कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे याद रखने हैं। मैं अब आप लोगों के सामने ना कुछ फैक्ट्स लिखता हूँ, इसको याद रखिए, इंशाल्लाह क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर साइन किसी भी साइन जो है ना, ये अगर 180 का मल्टीपल है, कोई n है उसके साथ 180, साइन जो 180 के मल्टीपल पे ना, इसकी वैल्यू जीरो होती है। एक ये याद रखिए, ठीक है। 180 के मल्टीपल पे साइन की वैल्यू क्या होती है? जीरो। और कॉज में मेरे बेटा याद रखिएगा कि अगर ऑड नंबर के साथ 180 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कॉज बाहर कॉज है और ऑड नंबर के साथ 180 मल्टीपल हो रहा है, तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर -1 होगा, ठीक है जी। और इसी तरह कॉज के केस में एक और फैक्ट भी याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कॉज कोई फंक्शन गिवन है और उसके एंगल के साथ 180 के साथ कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है मेरा बेटा, तो उसके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ये जो आपको 540 एंगल गिवन था ना कॉज और साइन के साथ, तो इनको हम 180 के मल्टीपल लिख लेते हैं बना के। तो ये आप जरा मैं इधर लेकर आता हूँ इधर से, ताकि आपको कंफ्यूजन कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉज इंटू, अब 540 मुझे पता है कि 183 का मल्टीपल हो, तो 3 × 180 इसको मैं लिख सकता हूँ। इसी तरह मेरा बेटा प्लस आयोटा साइन, अगेन ये 540 इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 180, ठीक है जी। अब यहां से मेरे बेटे ये चेक कर लीजिए आप कि 180 का अब आप देख सकते हैं कि ये कौन सा मल्टीपल है? 3 मल्टीपल है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि
ऑड नंबर अगर 180 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, बाहर कॉज हो, तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर -1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -1 प्लस। फिर मैंने आपको बताया था कि साइन बाहर और 180 का कोई मल्टीपल हो तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 0 होता है। तो यहाँ से मेरे बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, और बाहर क्या है, आयोटा। ठीक है, तो 0 आयोटा बेसिकली ये 0 ही होता है, तो -1 हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है, जो कि अगर मेरा बेटा आप देखेंगे तो -1 जनाब बीटा ऑप्शन में मौजूद है। तो इस तरह से मेरा बेटा मैंने आपको समझाने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चंस किया है, आप लोग इसको जल्दी कर लेंगे जब आप खुद करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप अगर देखते हैं ना, तो वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन। अब एक चीज होती है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो यहाँ से ये चांसेस है कि आप सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट जो कैलकुलेट करेंगे, आप कहेंगे जी सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है और उसका फार्मूला हमने पढ़ा है 2 की पावर n, और n यहाँ पे 5 है, तो आप करेंगे कि जी 2 की पावर 5 वो 32 आएगा, और वो अल्फा ऑप्शन में मौजूद है जो कि गलत होगा। डियर सन, अगर वो आपसे पूछता ना सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, फिर तो यही तरीका कार था, मगर उसने क्वेश्चन में सम ऑफ बाइनोमियल की जगह सम ऑफ कोफिशिएंट्स पूछा है। तो इसका शॉर्टकट पास एजुकेशन सिस्टम आपको ये बताता है कि जिधर वेरिएबल्स आ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, वहां पे 1 पुट कर दें और उसको कैलकुलेट कर लें, तो विद इन सेकंड ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे अब आप देखें ना, ये क्या आ रहा है, x-2y सारे की पावर कितनी है, 5। तो जहां पे वेरिएबल्स आ रहे हैं वहां पे 1 पुट कर दें, 1 x की जगह भी 1, -2 इंटू वाई की जगह पे भी 1, और ऊपर सारे की पावर कितनी है, 5। तो यहां से मेरे बेटा आप बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 1-2 -1 की पावर 5, और -1 की पावर ऑड है तो वो -1 ही रहेगा। तो सी हमारे पास इसका क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। उसके बाद ये अब आगे मूव करें, ये वाला क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट, अब अगर आप देखते हैं ना, तो इसमें वो बता रहा है जर्नल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस वेयर A3 = 16 और A20 = 50। एक तो तरीका कर मेरा बेटा ये है ना कि आप बैक सॉल्व कर लें, जैसे ये सी ऑप्शन में आपके सामने लिखता हूँ ना, मैं दो मेथड आपको बताता हूँ। तो अब आप देखें, एन की जगह 3 पुट करें तो 16 आना चाहिए, तो मैं एन की जगह पे 3 पुट करता हूँ, 2 × 3 + 10 करूंगा तो ये 6 + 10 16 आ गया। फिर इसी तरह आप इसमें 20 पुट करें एन की जगह पे, तो वो कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, तो वो भी आप देख लें, मैं इसमें पुट करके आपको बता देता हूँ। एन की जगह पे 20, तो ये 2 × 20 + 10 करेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, तो ये एक तो तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप कॉमन डिफरेंस निकाल लें। आप क्या चीज निकाल लें, डी निकाल लें। डी निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया हुआ था कि इस 20 में से 3 को माइनस करें। ठीक है, तो अल्टरनेट मेथड अब हमारे पास एक और क्या आ जाएगा कि मैं 20 में से 3 को माइनस करूं, जो आंसर आएगा उसके साथ डी लगा देता हूं, और ये इक्वल होगा 20 में से, जब मैंने 3 को माइनस किया 70, उसके साथ डी लगा दे, और 50 में से 16 को माइनस करूंगा, तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं 50 में से 16 को माइनस करूंगा, तो ये 17D = 34 आएगा, और डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। डी की वैल्यू मेरे बेटे यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2। अब एक चीज याद रखिएगा, जो जर्नल टर्म होती है उसमें एन का कोफिशिएंट डी होता है। तो यहाँ से अब आप देखें ना, इसमें एन का कोफिशिएंट डी है, इसका मतलब अल्फा हो सकती है जनरल टर्म, या हमारे पास बीटा में एन का कोफिशिएंट 1 है, जबकि ये नहीं हो सकता। चार्ली में भी एन का कोफिशिएंट 2 है, तो ये भी हमारे पास जो एन का कोफिशिएंट हो ना जनरल टर्म में, वो डी होता है। और सी और डी ऑप्शन में भी अगर आप देखें तो एन का कोफिशिएंट 3 है, तो एन का कोफिशिएंट जो है वो डी होना चाहिए। डी हमारे पास 2 था, तो वो भी नहीं हो सकता। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट, अगर अब आप देखते हैं ना, तो जर्नल टर्म का आप लोगों के पास क्या फार्मूला होता है। जर्नल टर्म का मेरे बेटा हमारे पास फार्मूला होता है एपी के अंदर AN = A1 + N-1 * D। अगर बेटा फर्स्ट टर्म है तो एन में से -1 होगा, और अगर यही मैं जर्नल टर्म का लिखता हूँ, मेरे पास A1 की जगह मैं A3 लिखता हूँ, तो फिर इसका फार्मूला मेरा बेटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा N-3 × D। यहाँ पे अगर N3 होगा तो N-3 हो जाएगा, A1 होगा तो N-1 हो जाएगा, A4 होगा तो N-4 हो जाएगा। यहाँ से मेरे बेटा A3 की वैल्यू निकाल लीजिए। A3 आपको कितना गिवन है, 16, तो A3 की जगह आप लोगों ने 16 पुट कर देना है, तो AN = 16 + N-3 इंटू, और डी आपने कितना निकाला है, 2, तो बस इसको सॉल्व कर लें। AN = 16 + 2n-6 हो जाएगा, तो AN = 10 + 2n। ठीक है, ये 2n + 10, तो ये अब आप देख लें 2n + 10 कहाँ पर था, 2n + 10 सी में ही था। तो एक ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका है बैक सॉल्व कर ले, मैंने दो मेथड से आपको करवाया है, आई होप आपको पता चल गया होगा। उसके बाद ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें अब हमें वो क्या बता रहा है कि पीरियड निकालो कोसिकेंड का। तो मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया हुआ कि आपको स्टैंडर्ड पीरियड पता होना चाहिए। कोसिकेंड का स्टैंडर्ड पीरियड होता है 2 पाई। फिर आपने देखना है एंगल के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है। एंगल थीटा है तो उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो
हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड पीरियड से डिवाइड कर देंगे। 2 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई आंसर आएगा, जो कि हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं बीटा ऑप्शन में। अगर एंगल के साथ 2 डिवाइड हो रहा होता तो फिर उसको स्टैंडर्ड पीरियड के साथ आके मल्टीप्लाई कर देना था। इस तरह से हमने इसको डील करना है। उसके बाद मेरा बेटा अब ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको शॉर्टकट से बताता हूँ, जिसमें वो बता रहा है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस, ठीक है, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए ना जिसमें वो आपसे डिमांड करे कि एक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा है, तो इसका शॉर्टकट क्या है? पास एजुकेशन का जो शॉर्टकट है, ये मैंने काफी टाइम पहले आपको सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताए हुए भी हैं। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन शॉट बाय पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब पे लिखेंगे, मेरी वीडियो आएगी उसमें भी ये पता है। तो जब भी 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा की फॉर्म में बेटा आपने रूट्स किसी इक्वेशन के निकालने हैं ना, तो जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, आप लोगों ने एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है, इनकी जगह बदल देनी है बस। तो जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन होगी जिसके रूट्स 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा होंगे। तो देखिए विद इन सेकंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो अब एक्स स्क्वायर की जगह कांस्टेंट 1 आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 कांस्टेंट की जगह पे आ जाएगा। तो ये वाली वो इक्वेशन है मेरा बेटा जिसके रूट्स 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा है, और ये इक्वेशन आपको बीटा ऑप्शन में नजर आ रही है। इस तरह से आपने इसको डील करना है। आगे जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये वाला क्वेश्चन जरा आप लोग ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। बिल्कुल आसान से ये क्वेश्चंस हैं, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आपको थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर आप ये कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन करवा कर भी आया हूँ। अब ये देखें ना, ये क्या गिवन है, 8 15 22 ये गिवन है, और इसकी जर्नल टर्म निकालनी है। तो मेरा बेटा एक तो तरीकाकार जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप बैक सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, आप बैक सॉल्व करके भी इसको कर सकते हैं। तो मगर मैं उससे भी ज़्यादा आप लोगों को अच्छा और आसान वे बताता हूँ। आप सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालें। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? 15 में से 8 को माइनस करें, या 22 में से 15 को माइनस करें, तो वो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है? 7, तो ये एपी के अंदर है, ठीक है मेरा बेटा। अब जो मैंने आपको बताया था कि जो जर्नल टर्म होती है उसमें जो एन का कोफिशिएंट होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो इसमें अब आप देखें, ये तो एन स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद ये इधर n का कोफिशिएंट 2 है, ये भी नहीं होगा। इधर n का कोफिशिएंट 3 है, ये भी जर्नल टर्म नहीं होगी। इधर n का कोफिशिएंट 7 है, तो ये हमारे पास जर्नल टर्म है। तो ये बेटा शॉर्टकट है, आप लोगों ने याद रखना है। जब भी आपसे जर्नल टर्म पूछी जा रही हो ना और आपको सीक्वेंस गिवन हो, तो आप उसका कॉमन डिफरेंस निकालें, फिर ऑप्शंस में चेक करें कि किस n का कोफिशिएंट हमारे पास ये बन रहा है। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, आप इसको बैक सॉल्व कर लीजिए। बैक सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे ये 1 + 7n है, तो आप n की जगह पे 1 पुट करें तो आपके पास पहली टर्म आ जाएगी। तो ये देखें, 1 + 7 × 1 करेंगे तो 8 आ गया। एन की जगह 1 पुट करने से पहली टर्म आ जाएगी। फिर एन की जगह पे आप 2 पुट करें तो आपके पास दूसरी टर्म आ गई। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। एन की जगह 3 पुट करेंगे तो तीसरी टर्म आ जाएगी। तो जो आपके इजी लगे वो आप लोगों ने फॉलो करना है, क्योंकि आपकी अप्रोच बड़ी मैटर करती है। आपको कितने शॉर्टकट्स पता है क्या आप लोगों के पास, तो इस तरह आपसे होगा। अच्छा जी, अब मैं अगर इस क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं जिसमें मैंने डोमेन निकालनी है इस फंक्शन की, ठीक है। इस फंक्शन की मैंने क्या निकालनी है? डोमेन। फंक्शन मुझे क्या गिवन है? 2x + 1, और नीचे क्या है मेरे पास? x√-3। इस फंक्शन की डियर स्टूडेंट मैंने डोमेन निकालनी है। अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपका डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जब भी फ्रैक्शन में हो ना फंक्शन, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अब एक्स के ऊपर रूट है ना, तो इट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आप देखें ना, बच्चे जल्दी में कहते हैं अल्फा, बिल्कुल ये रूट है एक्स के ऊपर तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अल्फा को टेक कर देंगे। नो, इट्स रॉन्ग। या फिर आप डिनोमिनेटर में वो कहते हैं जी, यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो x√= 3 आ जाएगा। जो मैंने पहली कंडीशन लगाई थी कि डिनोमिनेटर x√-3 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मैं अगर एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, दोनों तरफ स्केयरिंग करता हूँ, तो 9। तो एक्स शुड नॉट इक्वल टू 9। यहाँ से मतलब ये कि अब अगर आप डीएस अगर आप क्या काम करते हैं, अगर एक्स की जगह पे इसमें 9 पुट करेंगे ना, 9 का √3, 3 - 3 0। तो पहली कंडीशन ये है कि एक्स जो है वो 9 नहीं होना चाहिए। अगर 9 होगा डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि रूट के अंदर जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर ये इंडिविजुअल कंडीशन गिवन है कि जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए और एक्स इज नॉट इक्वल टू 9। तो जल्दी में अल्फा या बीटा को टिक नहीं कर देना, सारे ऑप्शन एंट्री टेस्ट में पढ़ने होते हैं। तो सी में देखें, ये दोनों कंडीशन मौजूद है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए और एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 9।
ठीक है, 9 अगर पुट करेंगे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, कंडीशन वायोलेट हो जाएगी। अगर एक्स की जगह कोई नेगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकते तो सी राइट आंसर है। तो एंट्री टेस्ट में बेटा ऑप्शंस बड़े मैटर करते हैं, ऑप्शंस को आपने बहुत केयरफुली देखना होता है, फिर आप लोगों से ये क्वेश्चंस इस तरह के डील होंगे। दूसरा क्वेश्चन अब हम करते हैं। इसमें वो कहता है एरिया ऑफ द साइन फंक्शन, एरिया ऑफ द साइन फंक्शन हमने निकालना है। तो अब बेटा इसमें ना बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो जब एरिया निकालना तो वो फौरन से कहते हैं इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेकर 2 पाई इसकी लिमिट्स गिवन है, साथ जी साइन एक्स है उसको इंटीग्रेट करेंगे, आंसर डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर लिमिट्स अपर लोअर पुट करेंगे, आंसर जीरो हो जाएगा। तो ये इसकी रॉन्ग अप्रोच है। कभी भी आप लोगों ने एरिया वाले क्वेश्चन जब साइन फंक्शन गिवन हो तो इस तरह से नहीं करना। मैं आप लोगों को अगर साइन फंक्शन का थोड़ा सा बिहेवियर बताऊं, मैं आपके सामने अगर ये ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो साइन फंक्शन का ग्राफ मेरा बेटा कुछ इस तरह करके आता है। ठीक है, ये इसका ग्राफ होता है। ठीक है जी, यहां से अगर मैं इसके इंटरवल भी बताऊं तो यहां से हमारे पास ये जीरो होता है, यहां तक हमारे पास ये पाई/2 होता है, इधर हमारे पास क्या होता है, ये पाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर फिर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स अगर अब आप देखते हैं ना तो ये 3 पाई/2 यानी 270 डिग्री होता है, और इधर हमारे पास ये 2 पाई होता है। तो मेरा बच्चा अब आप लोग याद रखिएगा, आप अगर ये देखते हैं ना, मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ और दूसरा वे भी बताता हूँ। ये सिमेट्रिक ग्राफ है साइन एक्स का, जितना एरिया अबव एक्स एक्सिस है उतना ही एरिया इसका कवर है बिलो एक्स एक्सिस। तो आप इसको इंटीग्रेट कर दें 0 से पाई तक। एक तो ऑप्शन इसका ये है जी कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको इंटीग्रेट करें 0 से पाई तक, इधर देखें 0 से पाई तक आप साइन एक्स को इंटीग्रेट करें। ठीक है, उसका जो भी आंसर आएगा उसमें अपर और लोअर लिमिट्स पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि 4 होगा। अब साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपको पता माइनस कॉस एक्स है, फिर उसके बाद अंदर अपर लिमिट पुट करें, माइनस का साइन डाल के लोअर लिमिट्स पुट करें, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। इसके अंदर भी आपका टाइम लगेगा। मैं अब आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का शॉर्टकट क्या है। ठीक है, तो ये मेरा बेटा आप लोगों को, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों का टाइम सेव हो, इस तरह की तमाम टेक्निक्स आपको हमारे बैचेस के अंदर बताई जाती हैं। तो लाजमी तौर पर जो हमारा बैच न्यू है इसको ज्वाइन कीजिए NET 3 और 4 की तैयारी के लिए, और इसमें यह होगा कि आपको NET 3 से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, आप इस ग्राफ के क्वाड्रेंट बनाएं। ये देखें यहाँ पे एक हमारे पास क्वाड्रेंट आ रहा है पाई/2 तक। ठीक है, जो भी साइन कर्व होती है ना, इसके एक क्वाड्रेंट के एंगल जो एरिया होता है ना वह 1 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, यूनिट एरिया होता है। अब देखें इसमें कितने क्वाड्रेंट बनते हैं इस पूरे ग्राफ में, अगर अब आप देखते हैं तो एक 0 से पाई/2 तक बनेगा क्वाड्रेंट, फिर एक पाई/2 से पाई तक बनेगा, ये दूसरा क्वाड्रेंट बनेगा, इसका भी यूनिट एरिया है एक क्वाड्रेंट का, दूसरे क्वाड्रेंट का भी यूनिट एरिया है, तीसरा क्वाड्रेंट बनेगा पाई से 3 पाई/2 तक। ठीक है, ये तीसरा क्वाड्रेंट बन गया, इसका भी यूनिट एरिया है, और 3 पाई/2 से 2 पाई तक हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट बन गया। तो ये चार क्वाड्रेंट आपको पता था ना, 0 से 90 डिग्री, फिर 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ये चार क्वाड्रेंट है। जिस तरह मैं इधर भी अगर आपके सामने रखता हूँ ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई/2, पाई/2 से 180, दूसरा 180 से 270 तीसरा, और 270 से 360 चौथा क्वाड्रेंट। तो इस पूरी कर्व के अंदर चार क्वाड्रेंट बन रहे हैं, और एक क्वाड्रेंट का एरिया यूनिट एरिया होता है। ठीक है, यूनिट एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कह लें, 1 मीटर स्क्वायर कह लें, तो चार क्वाड्रेंट थे तो इन चारों का यूनिट एरिया, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हमारे पास टोटल हो जाएगा। तो वो आप देख सकते हैं हमारे पास इधर मौजूद है। तो ये शॉर्टकट है जी आप लोग साइन कर्व के लिए या कॉस कर्व के लिए इसको याद रखिए। साइन और कॉस के जो ग्राफ बनते हैं उसमें टोटल क्वाड्रेंट चार होते हैं, और हर क्वाड्रेंट का हमारे पास जो क्वाड्रेंटल एरिया है वो यूनिट होता है। तो चार क्वाड्रेंट है तो 4 हो जाएगा। तो ये देखिए कितना जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह की सारी टेक्निक्स मेरा बेटा आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म से बताई जाती हैं। आगे अब वो कहता है एरिया ऑफ द साइन फंक्शन, ये वाला तो मैंने आपको करवा दिया जी। द वैल्यू ऑफ एन, अच्छा अब ये जो चीज लिखी हुई है ना एन की वैल्यू निकालनी, तो ये P and R को हम, इसका यही मतलब होता है परम्यूटेशन NPR, और ये किसकी इक्वल है 990 के, और एन की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है डियर सर, इसमें तो कोई इतनी मुश्किल चीज ही नहीं है। तो यहाँ से आप इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं NPR लिखता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप थोड़ा सा और अगर बैक सॉल्व कर लें तो ज्यादा बेहतर है। बैक सॉल्व करके करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, लाइक अगर मैं अब देखूं तो बीटा ऑप्शन में जो 11 लिखा हुआ इसको मैं लिखता हूँ 11PR, और ये इक्वल है 990 के। तो इसको मेरा बेटा आप लोग बैक सॉल्व कर लीजिए, और इजीली आप लोग ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। आर अब आपको कितना गिवन है 3,
आर आपको 3 गिवन है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 11p3 ये किसके इक्वल है? 990 के। तो 11 के नीचे 3 है, तो 11 को कंजेक्टिव 3 डिजिट्स तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11, 10 और 9। ये इसका शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। और इक्वल टू ये 990 होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 990 इक्वल आ रहा है 990 के। तो इसका मतलब ये बीटा हमारे पास इसका राइट आंसर है। अगर आप एन की वैल्यू 11 लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास इसका ये राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने सीखा कि हम कैसे कर लेंगे, बैक सॉल्व से कर लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। तो अब इसका ट्रिक क्या मैंने आपको बताया हुआ है, शॉर्टकट मैंने क्या बताया हुआ है कि आप लोगों ने नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लेना है, डिनोमिनेटर का अलग लेना है। तो एक्स अंडर रूट है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 एक्स अंडर रूट आएगा। बाकी हमारे पास -6 अंडर रूट का जीरो हो जाएगा। और इधर डिनोमिनेटर में एक्स का डेरिवेटिव 1 और -6 का जीरो। तो हाँ, अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर लीजिए। लिमिट हमारे पास क्या थी? एक्स अप्रोचेस टू 6। तो अब आप एक्स की जगह पे 6 पुट करेंगे तो वो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 × 6 अंडर रूट। ये अब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2 × 6 अंडर रूट। अब अगर अब आप देखेंगे तो डेल्टा ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। फिर मेरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब कैसे होगा? ठीक है, इसका भी अब मैं आपको बताता हूँ डियर स्टूडेंट। एक तो बात ये है कि जब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे ना, एन की जगह इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो अब इसका शॉर्टकट क्या है, पास एजुकेशन सिस्टम का इसका शॉर्टकट क्या है डियर स्टूडेंट, वो आप लोगों ने याद रखना है। अब ये शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए ना इम्प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए। कौन सा फंक्शन होना चाहिए? इम्प्रॉपर। जब भी ये शॉर्टकट आएगा ना तो इम्प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए। अच्छा, अब इम्प्रॉपर फंक्शन कौन सा होता है? इम्प्रॉपर फंक्शन की भी दो टाइप्स होती हैं। एक ये जिसमें सेम डिग्री हो, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की सेम डिग्री, जिस तरह इस केस में है। इधर भी देखिए एन की पावर 1 है, नीचे भी एन की पावर 1 है, तो ये इम्प्रॉपर फंक्शन है किस कैटेगरी का? सेम डिग्री का। दूसरा ये होना चाहिए कि नोमिनेटर की डिग्री जो है वो हायर होनी चाहिए, नोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। ठीक है, तो ये दूसरा। बहरहाल ये आप लोग सिंपल याद रखिएगा कि आप लोगों ने मेरा बेटा जो हमारे पास इम्प्रॉपर फंक्शन है उनके ऊपर ये शॉर्टकट लगेगा। और दूसरी चीज, एक इम्प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए और लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करे। तो बस ये दो चीजों का आपने ख्याल रखना है कि जो लिमिट है हमारे पास वो किसको अप्रोच करनी चाहिए? इन्फिनिटी को। और जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? इम्प्रॉपर। फिर आपने ये शॉर्टकट अप्लाई करना है। और वो शॉर्टकट डियर स्टूडेंट्स क्या है? जो पास एजुकेशन सिस्टम का शॉर्टकट है उसमें आपने याद रखना है कि अगर लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, इम्प्रॉपर फंक्शन है, जिस तरह इस केस में डिग्री सेम है, तो फिर आपने जो इनके कोफिशिएंट्स है ना डियर स्टूडेंट, जो इनके कोफिशिएंट्स है उनकी रेशो ले लेनी है। इधर ऊपर एन का कोफिशिएंट ए था और नीचे एन का कोफिशिएंट सी था, तो ए ओवर सी इसका आंसर आएगा। तो ये वाला शॉर्टकट आप याद रखिए। जब भी आपकी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करे, इम्प्रॉपर फंक्शन हो, तो जो लीडिंग कोफिशिएंट्स होंगे बस उनकी आप लोगों ने रेशो ले लेनी है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा। आगे मैं मेरा बेटा अगले क्वेश्चंस की तरफ अब अगर आपको लेकर जाता हूं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसमें अब आपको ये इक्वेशन गिवन है ax² प्लस by² प्लस gx प्लस fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को देख के बताना है कि ये किसकी है। एक मेरे बेटा याद रखिएगा कि अगर हमारे पास a और b दोनों नॉन जीरो कोफिशिएंट्स हो, दोनों क्या हो? नॉन जीरो कोफिशिएंट, और ये आपस में इक्वल भी हो, तो फिर वो सर्कल की इक्वेशन बनती है। जैसे मैं लिखता हूँ x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 4fy प्लस c। ये अब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट a, y² का कोफिशिएंट b, ये आपस में इक्वल भी हैं और ये नॉन जीरो भी हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये सर्कल की होती है। उसके बाद मेरा बेटा अगर a या b में से कोई एक जीरो हो जाए तो वो फिर पैराबोला की इक्वेशन होती है। पैराबोला में याद रखिए ये वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होती है। जो पैराबोला आपका होता है ना डियर, वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक, यानी एक पे स्क्वायर होगा। अगर एक्स स्क्वायर होगा तो वाई स्क्वायर नहीं होगा, अगर वाई स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर नहीं होगा। तो वन वेरिएबल में जो क्वाड्रेटिक होगी वो पैराबोला की इक्वेशन है। वो किसकी है? तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ये लिखने का स्टाइल है कि या ए जीरो होगा या बी, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा, दोनों नहीं होंगे। तो ये किसकी इक्वेशन है जी? ये हमारे पास पैराबोला की है। ठीक है, ये किसकी है? पैराबोला की। आगे वो कहता है अगर हमारे पास ए और बी आपस में इक्वल ना हो और दोनों का सेम साइन हो, ठीक है,
ए और बी आपस में इक्वल भी नहीं, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट डिफरेंट है, और सेम साइन होगा तो ये एलिप्स हो जाएगी। यानी मैंने आपको ये बताया हुआ है भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के अंदर अगर पॉजिटिव होगा तो एलिप्स, और अगर ए और बी आपस में नॉन इक्वल है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट डिफरेंट है और दोनों का अपोजिट साइन है, तो फिर वो हाइपरबोला हो जाएगा, फिर वो किसका हो जाएगा, हाइपरबोला का। ठीक है। तो अब चूंकि वो आपसे पूछ रहा था कि ये क्वेश्चन ऑफ पैराबोला तब बनेगी जब हमारे पास बीटा इसका राइट आंसर है, कि जब हमारे पास ए या बी में से कोई एक क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, पैराबोला के केस में। तो आई होप डियर सन इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझ आ गया, मैंने आपको ये सारी समझा दी हैं। आगे जी वो कहते हैं एन एलिप्स हुज एक्सेंट्रिसिटी इज जीरो एंड फोकस इज ऑन ओरिजिन। तो याद रखिए जो इलिप्स सर्कल जो होता है वो स्पेशल केस होता है इलिप्स का, जिसकी एक्सेंट्रिसिटी जीरो होती है। तो ये एक्सेंट्रिसिटी जीरो हमारे पास सर्कल की होती है। ठीक है, तो सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ जिसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, जीरो। और इलिप्स की जो एक्सेंट्रिसिटी है वो डियर स्टूडेंट जीरो से वन के दरमियान में होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, जीरो से वन के दरमियान में होती है। अच्छा, उसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं। अब मैं आप लोगों को बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ लेकर जाता हूं, तो आई होप आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ना अच्छे तरीके से आप करें, क्योंकि ये काफ़ी रिपीट हुए हैं। तो यही हमारी कोशिश है कि आप लोगों को हर तरह से आपका कॉन्सेप्ट कवर किया जाए। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखें ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस टू एक इक्वेशन आपको गिवन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस टू, और यहाँ से अब अगर इसको मैं कंपैरिजन करता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, टू। आगे वो कहता है ये लाइन टेंजेंट है इसके ऊपर, और ये अब पैराबोला है। ये जो वाई स्क्र इक्वल टू फोर एक्स है, ये पैराबोला है, राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव है ना, तो इस पैराबोला की अगर मैं आपके सामने ओपनिंग में बताऊं तो ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है। ठीक है, और इसके ऊपर एक लाइन टेंजेंट है। और आप याद करें ये पैराबोला को, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसकी इक्वेशन क्या आती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, और इसके ऊपर लाइन टेंजेंट है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपने पैराबोला की क्या पढ़ी थी, सी इक्वल टू ए ओवर एम। ऐसा पैराबोला जिसकी ओपनिंग राइट साइड पे हो, जैसे ये वो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स एक्स पॉजिटिव है, राइट साइड पे ओपनिंग है, तो इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है सी इक्वल टू ए ओवर एम। अब आपको ए और सी की वैल्यू चाहिए, तो एम निकल जाएगा, एम ही उसने पूछा है, तो सी निकल जाएगा इस गिवन इक्वेशन से, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से सी की वैल्यू टू। और ये जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करें, तो ये अगर अब आप देखेंगे ना, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है, तो इसको आप कंपेयर करें स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन से। ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट फोर, ये फोर ए होता है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, वन। मेरे बेटा मेरे पास ए की भी वैल्यू आ गई, मेरे पास सी की भी वैल्यू आ गई। इसको आप इधर पुट करें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में, एम आपने निकालना है, सी टू था, ए मेरे पास कितना है, वन है, और एम कितना है ये निकालना है। तो यहाँ से अब अगर अब आप देखेंगे तो एम की वैल्यू वन बाई टू आएगी, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई टू। वो अब अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो भी मतलब सिंपल क्वेश्चन है। आप देखो ना, लाइन टेंजेंट है पैराबोला पे, आपको पता होना चाहिए, लाइन को कंपेयर करें, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से सी निकल गया, पैराबोला को स्टैंडर्ड से कंपेयर करके ए निकालें, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बस आपको पता होना चाहिए, राइट साइड पे ओपनिंग वाला पैराबोला तो उसकी सी इक्वल टू ए ओवर एम है, इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना है। कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं, कोई ये मुश्किल नहीं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। ये डोमेन रेंज लाजमी याद करें, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ डोमेन रेंज में से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। अब वो कहता है डोमेन हमने निकालनी है कॉट एक्स की। ठीक है, तो जो डोमेन होती है ना इसकी मेरे बेटा, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है, मगर एन पाई नहीं होना चाहिए। एक्स की वैल्यू आप एन पाई नहीं पुट करेंगे, क्योंकि ये होता है ना वन ओवर कॉज ओवर साइन होता है, डिनोमिनेटर में साइन है और वो 180 के मल्टीपल पे जीरो हो जाता है, तो वो डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई। ये वाला हो गया। अब चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन मेरा बेटा आप करिए, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये काफी दफा आया हुआ है, डिफरेंट डेज के अंदर NET 2 में आता रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन अब जरा आप ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मेरे बेटे ये वाला जो क्वेश्चन होगा ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने वेन डायग्राम से करना है। जैसे अब ये देखें, ए सब सेट है बी का, तो यहाँ पे आप लोगों ने ए सेट बना लेना है, ये मैंने ए सेट बनाया। अब ये सब सेट है बी का, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में होंगे, तो ये मैंने बी सेट बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बी लिख लेता हूँ। उसके बाद जो बी, अब ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, यानी जो बी है आगे वो सी का सबसेट है, तो यहाँ पे हम सी सेट बना लेते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम से करेंगे तो इजीली हो जाएगा। अब ये मैंने कंडीशन लिख ली, ए सबसेट है बी का, ए का सारा सेट बी में मौजूद है, बी सबसेट है सी का, बी के तमाम एलिमेंट सी में मौजूद है। अब आगे हम देखते हैं वो हमें क्या बताता है इसमें। अब जी ये सुनो, हमें कहता है कि डी डज नॉट बिलोंग टू, यहाँ से अब डियर स्टूडेंट अगर आप इस क्वेश्चन में देखें ना, तो वो कहता है डी डज नॉट बिलोंग टू ए। जो डी सेट है हमारे पास वो ए में नहीं मौजूद, जो डी सेट है वो हमारे पास किधर नहीं मौजूद, डी सेट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास
ए में मौजूद नहीं, तो डेफिनेटली ये ठीक है। आगे वो कहता है ई जो है एलिमेंट्स वो बी में मौजूद नहीं, मतलब ये कि जो हमारे पास ई एलिमेंट है ना वो बी सेट में मौजूद नहीं है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट देखें, अगर ये जो ई वाला एलिमेंट है अगर वो सेट बी में नहीं तो डेफिनेटली वो सेट ए में भी नहीं होगा, क्योंकि ए तो सब सेट है बी का, ए के तो सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। अब अगर एक ऐसा एलिमेंट ई वो बी में नहीं है तो यहाँ से मुझे रिजल्ट पता चला कि जो ई है वो डज नॉट बिलोंग टू ए, वो ए के अंदर भी नहीं है। अगर ई हमारे पास डियर स्टूडेंट्स बी में नहीं है तो डेफिनेटली ये ई एलिमेंट्स ए के अंदर भी नहीं होगा। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास वो क्या कहता है कि एफ डज नॉट बिलोंग टू सी। अब अगर ये एफ एलिमेंट ये डियर स्टूडेंट अगर सी सेट में नहीं है तो डेफ अब सी तो ए बी सी के ए के भी सारे एलिमेंट सी में मौजूद हैं, बी के भी सारे एलिमेंट सी में मौजूद हैं। अब अगर एफ सी में नहीं है तो डेफिनेटली ये जो एफ एलिमेंट है ये बी सेट के अंदर भी नहीं होगा, और ये जो एफ एलिमेंट है ये ए सेट के अंदर भी नहीं होगा। गॉट इट? क्योंकि देखो ना सी जो था ये सबसे बड़ा सेट है, ए के भी सारे एलिमेंट सी में मौजूद हैं, बी के भी सारे सी में मौजूद हैं। अब एफ एलिमेंट जो है वो सी सेट में है ही नहीं, तो डेफिनेटली ये एफ एलिमेंट बी सेट में भी नहीं होगा और ए में भी नहीं होगा। अब ऑप्शंस की तरफ आए, पहला वो कहता है ये सारी कंडीशन बता के वो कहता है ई डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये मैंने अभी देखें रिजल्ट ये नहीं रिड्यूस किया था कि अगर ई बी सेट में नहीं होगा तो डेफिनेटली जो ई है वो ए सेट में भी नहीं होगा, क्योंकि ए सब सेट है बी का, तो ये ठीक है। सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, एफ डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये भी हमने अभी रिड्यूस किया कि अगर हमारे पास एफ एलिमेंट सी सेट में नहीं है तो वो जो एफ एलिमेंट है ना बी में भी नहीं होगा और ए में भी नहीं होगा। तो ये अल्फा बीटा दोनों ठीक है, इनसफिशिएंट डेटा ये तो रॉन्ग है, तो बोथ ए एंड बी ये इसका राइट आंसर है। तो इस तरह आप लोगों ने वेन डायग्राम बनाकर इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं बना। अब डियर स्टूडेंट एक और आप लोगों को ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें वो कहता है कि देयर इज अ सेट ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 12, तो टोटल आपके पास 1 to 12 है। ए सेट भी गिवन है, बी सेट भी गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए और बी, इवेंट ए और बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो अब इन क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे? ठीक है, तो अब ज़ाहिर है और आ गया तो आप यूनियन वाली ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ए यूनियन बी। वो क्या होता है? पी इंटू ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस पी इंटू बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे और कॉमन फिर हम इनमें से माइनस कर देंगे, तो ये याद रखना होता है आप लोगों ने कॉमन जरूर। अब ए कितने हैं? 1 2 3 4, ए वाले इवेंट्स कितने हैं हमारे पास? 4 हैं, और टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस कितनी है? 12, क्योंकि टोटल हमारे पास सेट्स कितने हैं? 1 to 12। ठीक है, और इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ जो हमारे पास ये कॉमन वाले हैं। अब आप देखें ए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 4/12, टोटल सैंपल स्पेस 12 है और टोटल इवेंट्स एलिमेंट्स कितने हैं? 4, प्लस आगे बी इवेंट अगर अब आप देखते हैं ना तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 5, 1 3 4 5, 1 3 4 5 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/12। माइनस कर देंगे जो इनमें से कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? एक इनमें 1 कॉमन है और एक इनमें 4 कॉमन है, तो कॉमन टोटल एलिमेंट्स 2 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/12। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7। एक तो तरीका कार ये है। दूसरा मैं आपको इसका बताता हूँ शॉर्टकट। शॉर्टकट है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आप कैसे निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। आप ए और बी का यूनियन काउंट करें। अब ज़ाहिर है यूनियन में आपने रेपिटेशन नहीं करनी, तो इसका यूनियन अगर मैं आपके सामने बताता हूँ ए यूनियन बी अगर आप लिखते हैं तो वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और देखें 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। रेपिटेशन नहीं ना यूनियन में करते। अब इनकी तादाद देख लें कितनी है, ये मेंटल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, तो 7 है, तो ये आपके पास फेवरेबल आउटकम्स आ गया 7, और डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस, टोटल कितने थे हमारे पास? 12, तो 7/12 आंसर आ गया। देखें विद इन सेकंड क्वेश्चन हो गया। मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें ए इवेंट बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हो, इंटीजर 1 to 12 में, ए सेट भी गिवन है, बी भी गिवन है, आप ए और बी का यूनियन निकालें, वो जितने एलिमेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, उसको टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट इस तरह से टेक्निक्स आप लोगों को बताई जाती हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, ताकि आप लोगों का अच्छा स्कोर आए और आप लोग अच्छे मार्क्स ले सके। इसलिए बैच को लाजमी ज्वाइन करें, 15 फरवरी उसमें रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, A1 1 है, ए के प्लस 1 = 2 और ए के प्लस 2 तो A3, ये सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देखें ना, आप लोगों ने A3 निकालना है। A3 निकालने के लिए पहले आपको A2 पता होना चाहिए, तो A2 मैं कैसे निकालूंगा? ये जो नहीं मुझे गिवन A k+1 = 2, तो इधर मैं अब इसको 2 बनाऊंगा। A2 अगर मैंने निकालना है तो इधर 2 होना चाहिए। 2 पुट करने के लिए मैं k की जगह पे 1 पुट करूंगा, तो ये k की जगह पे 1
वन पुट किया, 1 + 1 ये इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू, यहाँ से अब मैं के की जगह पे क्या पुट करूंगा इधर, 1 + 2, यही बनेगा ना, ठीक है। ये वाली जो नहीं क्वेश्चन गिवन थी ये वाली, इसको मैंने A2 निकालने के लिए के की जगह पे 1 पुट किया, तो ये A2 मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू A1, बेटा मेरे पास कितना था 1, तो इसकी जगह 1 लिखेंगे, +2, 1 + 2 3 हो जाएगा, तो ये मेरे पास 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा। ठीक है, तो A2 मेरे पास कितना आ गया 6। अब मैं A3 निकाल सकता हूँ। A3 में अगेन इस इक्वेशन में के की जगह पे अब मैं 2 पुट करूंगा तो 2 + 1 A3 हो जाएगा। तो वही काम अब देखें मैं कर रहा हूँ, के की जगह पे अब मैं 2 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू, इधर भी मैं के की जगह पे इधर ए की 2 पुट करता हूँ और साथ क्या आ जाएगा, +2। तो ये मेरा बेटा अब अगर अब आप देखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, A3 = 2 इंटू A2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 + 2, 6 + 2 8 होता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा मेरे पास कितना बन जाएगा, 16। तो यहाँ से हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है ये 16। तो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं, ना कोई इतनी रॉकेट साइंस है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं जी, ये वाला क्वेश्चन, ये भी अब मैं आपको शॉर्टकट से बताता हूँ। डियर स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास अगर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, ठीक है, जैसे अब ये देखें ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है, अगर मैं ये देखूँ ना, -3/2 है, ठीक है, अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो ये पहली टर्म आ जाएगी, आगे सबमिशन का प्लस आएगा, फिर मैं n की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा, यही इसका मतलब है ना, -3/2, n की जगह 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका हमने सम निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर बेटा आपकी कॉमन रेशियो -1 और 1 के दरमियान है तो इस इंटरवल के अंदर जो आपकी सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है, मतलब उसका एक यूनिक नंबर आंसर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कॉमन रेशियो आप लोगों की, ठीक है। और अगर आप लोगों का जो आर है ये -1 और 1 के दरमियान नहीं, इस रेंज से बाहर जा रहा है तो फिर आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होंगी। तो अब उसने इस क्वेश्चन में बेसिकली ये सीरीज दे के, वो भी उसने सबमिशन की फॉर्म में दे के पूछ रहा है ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है ये क्या है, तो हमें आर चाहिए। तो बेटा एक तो तरीका करिए कि आप ऐसे इसको बना लें सीरीज को और फिर अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करके आर निकाल लें। एक इसका शॉर्टकट भी है। अब शॉर्टकट क्या है, पास एजुकेशन का जो इसका शॉर्टकट है वो आप याद रखिए, क्योंकि आपको शॉर्ट टेक्निक्स पता होनी चाहिए जो सिर्फ आपको हमारे प्लेटफॉर्म से मिलेंगी, कि जो भी ये सबमिशन का क्वेश्चन हो ना मेरा बेटा, तो इसमें जो ये एन के नीचे जो ये लिखा होता है ना ये वाला, ये आर होता है, ये कॉमन रेशियो होती है। जब भी इस तरह सबमिशन का क्वेश्चन आएगा तो ये जो दरमियान में चीज लिखी होती है ना, जिसकी पावर होगी कोई ना कोई और सबमिशन के साथ ये आर होता है। तो यहां से अब मुझे पता चलेगा कि कॉमन रेशियो मेरे पास कितनी है, डायरेक्ट ही मुझे पता चल गया -3/2 है, और इसको मैं कह सकता हूँ -1.5। अब कन्वर्जेंट होने के लिए इंटरवल क्या था, -1 से 1, मगर ये जो -1.5 है ये इससे बाहर है, इस इंटरवल से बाहर है, तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है। ये सीरीज कौन सी है, डाइवर्ज हो रही है, ये कन्वर्ज नहीं हो रही। तो आर आपने देखना है, आर अब कैसे पता चलेगा, जो भी ये क्वेश्चन आपको गिवन है सबमिशन वाला, उसमें ये आर होता है जो -3/2। आगे अब आप देख लें, -1 से 1 के दरमियान आ रहा है या इससे बाहर जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है या लेफ्ट साइड पे जा रहा है, 1 से आगे भी डाइवर्जेंट होगी, -1 से पीछे भी डाइवर्जेंट होगी। तो ये -1.5 था, इस इंटरवल से बाहर जा रहा था, तो ये डाइवर्जेंट है, ठीक है डियर सुनो। अब आगे ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको अब आप देखिए। बेसिकली अब इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को ना ड्रॉ करना होता है। वो कहता है 4 एडजेसेंट सर्कल्स आर इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, टेंजेंट टू ईच रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 2, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये बेसिकली ना मेरा बेटा आपके पास 4 सर्कल हैं, ये सर्कल 1 बना लेते हैं, ये हम सर्कल 2 बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह करके ना 4 सर्कल हैं हमारे पास, ठीक है। और ये जो 4 सर्कल है ना ये एक स्क्वायर के अंदर है, ये किसके अंदर है, एक स्क्वायर के अंदर है। ऐसे हमारे पास एक स्क्वायर है मेरा बेटा, ठीक है, इस तरह ये एक स्क्वायर है, इस तरह उसके अंदर ये 4 सर्कल हैं ऐसे, ठीक है जी। ये अब क्वेश्चन है आपका। और जो आप लोगों के पास वो कहता है रेडियस हर सर्कल का, ये रेडियस कितना है 2, ये इस रेडियस होता है ना 2। अगर मैं डायमीटर निकालूं तो ये इधर तक 2 और हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसका अगर ये 2 4 हो गया इसका डायमीटर, अगले का भी डायमीटर कितना है 4, ठीक है। ये रेडियस इसका भी 2 होगा ना, और इसका भी ये 2 हो जाएगा, तो ये 4, तो मतलब ये दो डायमीटर 4 के, तो ये साइड ही पूरी मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। अब ये साइड कितनी आ जाएगी, एक डायमीटर 4 का, दूसरा डायमीटर 4 का, तो साइड 8 आ गई। अब स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अगर एक 8 है तो दूसरी भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि रेडियस गिवन था ना, रेडियस अगर 2 है सर्कल का तो ये वाला भी रेडियस ही है, ये भी 2 हो जाएगा, तो डायमीटर 4 का बना, इसका भी डायमीटर कितना हो जाएगा 4 का, तो टोटल ये साइड कितनी बन जाएगी, 4 + 4 8। तो ये डियर स्टूडेंट्स आई होप अब आप लोगों को इसकी समझ आ रही है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मुझे पता चल गया कि इसकी एक साइड जो है वो 8
की है, दूसरी साइड है वो भी कितनी है 8 की। मुझे से क्वेश्चन क्या डिमांड की जा रही है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आप खुद ही देख लीजिए, जब दो साइड्स मेरे पास आ गई हैं, दो साइड्स अब मेरे पास कौन सी भला आई हैं, एक साइड 8 है और दूसरी साइड भी मेरे पास क्या है 8 है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर तो अब आपको बताने की जरूरत ही नहीं, वैसे ही पता है आपको। दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है एरिया, तो वो 64 स्क्वायर यूनिट्स आएगा, जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, तो ये अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको शॉर्ट टेक्निक्स के थ्रू ये मैंने चीज़ें करवाई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो न्यू बैच है वो 15 फेब से उसकी डेडलाइन है इनरोलमेंट की। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी टॉप प्रिपरेशन हो, पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी से आप पढ़ना चाहते हैं, डेली हमारी लाइव क्लासेस होती हैं 7 PM से 11 PM तक। डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग उसी वक्त हमारे पोर्टल में आ जाती है। आपको डिसिप्लिन के साथ डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग मिल रही होती हैं, और पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी पढ़ा रही होती है, जिसमें पहले आपको एक चैप्टर समझाया जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी, ऐसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट लिए जाएंगे। NET 3 से पहले पहले आपका ना सिर्फ लाइव क्लासेस में सिलेबस कंप्लीट होगा, बल्कि आपको साथ साथ रिवीजन और टेस्ट सेशन भी मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, फिर इसी फीस में आपको NET 4 वाले बैच की भी एक्सेस रहेगी। तो इस तरह की शॉर्ट टेक्निक्स डियर स्टूडेंट्स आपको हर सब्जेक्ट्स में आने चाहिए। चाहे आपने NBS का टेस्ट देना है, आपने अलाइड साइंसेज का देना है, आपने जो भी मतलब टेस्ट देना है, कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग का, तो ये सारे आपके तैयार करवाए जाएंगे। 7,000 फीस है, वन टाइम देनी है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है। अब बैच का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304 0666000। इसके ऊपर आज ही व्हाट्सएप कीजिए और हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। डियर स्टूडेंट, पास एजुकेशन सिस्टम वाहिद इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा तादाद में हमारे बच्चे नस्ट के अंदर जा रहे होते हैं। हर साल 90% सीट्स पासियंस अचीव करते हैं, और हर NETs के अंदर हमारे बच्चों की टॉप पोजीशंस आ रही होती हैं। तो लाजमी तौर पे इस न्यू बैच का हिस्सा बनिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।